तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे आपके पास चाहे जितने पैसे हो जाए, आप चाहे जितने ऊंचे पोस्ट पे हों, चाहे जितनी प्रॉपर्टीज़ हों, चाहे जितनी आपकी शान शौकत हो, लेकिन एक चीज़ जब आती है तो वहाँ आप एक मासूम बच्चे जैसे बर्ताव करते हैं। और वो चीज़ है अपने भगवान, अपने अल्लाह, अपने खुदा के सामने जाने पर। अब जाने के भी अलग अलग रास्ते हैं। आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं तो आपको मौलवी मिलेंगे, पंडित मिलेंगे, आपका उनके ऊपर बड़ा यकीन होता है। आपको लगता है कि शायद ये दिन भर खुदा की बंदगी में या फिर भगवान की पूजा पाठ में जुटे रहते हैं, तो ये दिल के अच्छे होंगे और ये कुछ भले के लिए ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप उनको बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत मानते हैं, उनके लिए बहुत कुछ गुजरने को भी आप तैयार रहते हैं कि इनको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और इस भरोसे को, इस अकीदे को ज़िंदा रखने का जो काम है, चूँकि आप तो निश्चल हैं, आप अपने हिसाब से जुटे हैं, आप अपनी श्रद्धा भाव से उस व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पोस्ट पे बैठे शख्स की भी जिम्मेवारी होती है कि सांसारिक माया को छोड़ के अपने उस भरोसे को जिंदा रखें। लेकिन कुछ ऐसे अयोग्य लोग ऐसे पोस्टों पे बैठते हैं और बैठने के बाद ऐसा काम करते हैं कि कहीं ना कहीं जो उनके फॉलोअर होते हैं उनकी आत्मा को एक आघात पहुंच जाता है। और आज की कहानी में भी ठीक ऐसा ही हुआ। आज की कहानी बिहार की है। बिहार का एक जिला लगता है गोपालगंज, और इसी गोपालगंज में एक थाना लगता है मांझागढ़ थाना। कहानी इसी साल की है, इसी साल के इसी दिसंबर महीने की है। दरअसल इसी मांझागढ़ थाने में एक गांव पड़ता है दानापुर, और कई साल पहले की बात है। कुछ राहगीर उसी गांव से गुजर रहे थे। गुजरने के दौरान रास्ते में चूंकि उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, तो उन्हें कुछ ऊबड़ खाबड़ चीज़ें महसूस होती हैं। अब ऊबड़ खाबड़ चीज़ें महसूस हुई, उन्होंने अब उस जगह को देखा, बड़ा अजीब सा एक स्ट्रक्चर था। पता नहीं एक राहगीर के जहन में क्या आया, उसने उस स्ट्रक्चर को ठीक से साफ करने की कोशिश की। चूँकि अब ठीक ठाक समतल सड़क थी, उसी के बीच अचानक से एक उबड़ खाबड़ सा कुछ स्ट्रक्चर था जो पत्तियों से ढका हुआ था। तो उन्हें भी बड़ा ताजुब लगा कि कहीं कुछ दफनाया वगैरह ना गया हो, कुछ खजाना वगैरह ना हो, तो कि तब ऐसी चीज़ें कपोल कल्पनाएं होती रहती थी। तो जब उस स्ट्रक्चर को हटाया, तो हटाने के बाद उन्होंने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद वो फ़ौरन गाँव में भाग के आए। आने के बाद उन्होंने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, गांव के जो पंडित पुजारी थे उनको भी बुलाया। अब ये तमाम लोग वहां जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं तो एक शिवलिंग निकला हुआ है। शिवलिंग आधा मिट्टी में था, आधा मिट्टी के बाहर था। अब गांव वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा अजीब लगा कि शिवलिंग आज तक यहाँ था नहीं, अचानक से कैसे। वो भी ऐसा नहीं था कि छोटा मोटा, एक बड़ा सा शिवलिंग रातों रात उठा के रखना भी पॉसिबल नहीं। तो गाँव वालों ने आपस में बातचीत की। उसके बाद जो पुजारी थे उन्होंने भी चेक किया, और जब देखा कि ये शिवलिंग ज़मीन से अपने आप निकला है, तो फिर गांव वालों ने फैसला किया कि यहाँ पे एक मंदिर बनवाया जाए और शंकर भगवान की यहाँ पूजा और अर्चना शुरू हो। गांव वालों ने आपस में पैसे इकट्ठा किए, उसके बाद चंदा लगा। चंदा लगने के बाद मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें करने के बाद अंत में 108 फीट की एक मंदिर का निर्माण किया गया, और उसमें शंकर भगवान के उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया गया। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद पूजा पाठ शुरू हुआ। अब जब ये चमत्कार आसपास के इलाकों में फैला कि एक शिवलिंग जमीन फाड़ के निकला है, तो अलग अलग जगहों से लोग दर्शन करने आने लगे। आलम यह हुआ कि उस मंदिर पे ठीक ठाक भीड़ होने लगी। अब जब ठीक ठाक भीड़ होने लगी, तो अब प्रसाद बांटने से लेके तमाम चीज़ों के लिए पुजारी खोजा जाने लगा, और एक पुजारी को अंत में उस मंदिर की जिम्मेवारी दे दी जाती है। कुछ दिन तक पुजारी जो था उस मंदिर की देखभाल भी करता है। लेकिन जब लोगों का तांता लगातार लगने लगा, साल दर साल गुजरने लगे, अंत में लोगों की ठीक ठाक भीड़ होने लगी, काफ़ी लोग आने लगे। क्योंकि मंदिर की जो प्रसिद्धि थी वो अलग अलग जगहों पे फैलती चली गई, धीरे धीरे लोग देखने आने लगे। तो अब जब मंदिर की देखभाल में अब लोगों की मदद की ज़रूरत हुई, तो अंत में एक केयर टेकर को भी रख लिया गया। यानी अब एक पुजारी है और एक केयर टेकर है। दोनों की जिम्मेवारी थी कि मंदिर की साफ सफाई करें, जो भी लोग दर्शन करने हैं उनकी कोई दिक्कत ना हो। वक्त के साथ साथ मंदिर की प्रसिद्धि भी बढ़ी, और इसी साल 2023 की बात है। जो केयर टेकर थे उस मंदिर के, अब धीरे धीरे उनकी भी वक्त, ज़िंदगी, तमाम चीज़ें ढलने लगी। वक्त, हालात, तमाम चीज़ें बदलने लगी। बूढ़े हो गए, आध औलाद भी उनकी हो गई थी। तो इसी साल 2023 में अचानक से उनको आँखों की दिक्कत होने लगती है। अब आँखों की दिक्कत हुई, उनको दिखना बंद हुआ, मोतियाबिंद हुआ। डॉक्टरों से उन्होंने इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब इधर एक तरफ मंदिर की जिम्मेवारी, एक तरफ पंडित जी भी कहीं छुट्टी पे गए थे, तो
चीज़ें कैसे हो। इधर भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ था। तो फिर ये जो केयर टेकर महोदय थे, इन्होंने अपने बेटे को बुलाया जिसका नाम था मनोज शाह, और मनोज शाह से कहा कि काम करो, इस मंदिर की जिम्मेदारी उठाओ, साफ सफाई करो, पुण्य भी मिलेंगे और आसपास के लोग हैं वो तुम्हारी इज्जत करेंगे, तमाम चीज़ें होंगी, कुछ कर भी नहीं रहे हो और मेरी हालत ख़राब है, नहीं तो मैं जाता, और ये जिम्मेवारी मेरी है तो इतना जल्दी कोई मिलेगा नहीं। बेटे ने ये बात सुनी, उसे भी लगा चलो ठीक है। उसके बाद से मनोज शाह जो लगभग 25-30 साल का आदमी था, उस मंदिर की केयर टेकर की नौकरी करने लगा। दिन भर वो मंदिर में रहता, साफ सफाई करता, जो भक्त आते प्रसाद चढ़ाते, शाम को फूल को, प्रसाद को, तमाम चीज़ों को वहाँ से हटाता, हटाने के बाद ज्योति जलाता, ज्योति जलाने के बाद मंदिर के जो कम्पार्ट है उसको बंद करता और वहीं सो जाता। यह सिलसिला लगातार चलने लगा। महीनों गुजरने के बाद लोग भी अब मनोज शाह को भी जानने लगे। अक्सर कई श्रद्धालु आते भी थे तो ठीक ठाक जान पहचान भी हो गई। लेकिन अभी इसी 10 दिसंबर की बात है। सुबह सुबह श्रद्धालु जो गांव की महिलाएं हैं जल लेके जब उस मंदिर पे जाती हैं तो जाने के बाद बड़ी अजीब चीज़ देखती हैं। दरअसल रोज़ सुबह जब महिलाएं जाती थी तो सुबह सुबह जो मनोज शाह था वो दरवाज़ा खोला रहता, साफ़ सफाई हुई रहती, एक दीपक जलता रहता, बाकी महिलाएं अपनी पूजा पाठ करती, उसके बाद घर चली जाती। लेकिन 10 तारीख को जब महिलाएं जाती हैं तो जाने के बाद देखती हैं कि जो मंदिर है उसका मेन कंपार्ट बंद है, यानी मुख्य द्वार बंद है। अब बंद क्यों है? उन्होंने केयर टेकर को खोजा, यानी मनोज शाह को। अब केयर टेकर को आवाज़ लगाई तो मनोज शाह ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब अजीब लगा सबको। उन्होंने अब मनोज शाह को ढूंढना शुरू किया कि आखिर कहाँ गया है, मंदिर का दरवाज़ा खोल दे। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई कि पुजारी भी कुछ दिन पहले चला गया था कहीं, इधर मनोज शाह भी गायब है, तो मंदिर के गेट कैसे खुलें और पूजा पाठ कैसे हो। बहरहाल मनोज शाह जल्दी कहीं मिला नहीं तो गाँव वालों ने अब मंदिर के दरवाजे को खुद खोला, पूजा पाठ की, ज्योति जलाई। लेकिन अब सवाल यही था कि मनोज शाह गया कहाँ। घर वालों से पूछताछ की गई। घर वालों ने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं। अब घर वाले भी इधर परेशान हुए, उन्होंने खोजना शुरू किया। पूरा एक दिन गुजर गया और मनोज शाह का कहीं कुछ पता ना चला। इधर पिता की आंखों का ऑपरेशन हुआ, वो अलग परेशान। घर वाले मनोज शाह को फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन लग नहीं रहा। आसपास के इलाके वाले भी पता कर रहे हैं, मनोज शाह की कोई जानकारी नहीं। पूरा एक दिन गुजर गया और जब कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तो घर वालों ने फिर पुलिस स्टेशन का रुख किया और बताया कि मनोज शाह गायब हो गया। अब मनोज शाह गायब हुआ, घर वाले ने कंप्लेन दर्ज करवाई, पुलिस वालों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन इत्तेफाक से कहीं कोई जानकारी, कहीं कोई क्लू मनोज शाह का मिला नहीं। पुलिस वालों को भी लगा कि 20-30 साल की नौजवान उम्र है, मंदिर के पूजा पाठ में उसका दिल रम नहीं रहा होगा, हो सकता है कहीं चला गया हो। परिवार वालों से पूछा भी कि क्या कोई झगड़ा फिर फसाद कुछ हुआ, तो सब ने कहा नहीं, मंदिर पे रहता है, कौन सा झगड़ा इससे होगा। बहरहाल अब पुलिस वालों ने भी जांच पड़ताल की, लेकिन जब मनोज शाह का कुछ पता नहीं चला, वक्त गुजरता चला गया, तो गांव वाले भी अपने हिसाब से पूजा पाठ करते रहे। धीरे धीरे ये मामला 1-2 दिन में पुराना लगने लगा। सारी चीज़ें अपने पटरी पे आ गई, घर वाले इधर खोज रहे हैं। 2-3 दिन गुजर गया, मनोज शाह का कहीं कुछ पता नहीं चला। लेकिन अभी शुक्रवार की बात है, यानी कुछ दिन पहले शुक्रवार को अचानक से एक दूसरे गांव से एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि साहब यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब उसी थाने में जो मांझागढ़ थाना है, जब वहाँ एक फ़ोन आता है, आने के बाद दलबल के साथ मांझागढ़ थाना उस जगह पे गया। जाने के बाद बॉडी अपने कब्जे में ली और जैसी बॉडी को देखा तो देखने के बाद पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। क्योंकि एक पुलिस वाले की जो सर्विस पीरियड होता है, शायद उसमें उन्होंने ऐसी बॉडी नहीं देखी। उस बॉडी के जीभ को काटा गया था, उसके प्राइवेट पार्ट को काट के अलग कर दिया गया था। दोनों आंखें बाहर गिरी हुई थी, यानी किसी ने आंखों को निकाला था। चेहरे पे तेजाब डाला गया और शरीर पे ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई अंग बचा ही नहीं था जहाँ पे चोट के निशान ना हो। अब पुलिस वाले जब ऐसी लाश देखते हैं तो देखने के बाद एक तरह से सन्न रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने मारा तो था, लेकिन जितनी बेरहमी से मारा था, ऐसी चीज़ें जल्दी मिलती हैं नहीं। पुलिस वालों ने बॉडी कब्जे में ली। लेने के बाद अब शिनाख्त शुरू की कि ये बॉडी किसकी है। तो इत्तेफाक से एक कंप्लेन अभी जो इसी मनोज शाह की दर्ज हुई थी, उन्हें लगा कि चलो इसके घर वालों को भी बुला लें, चूँकि एज कपड़े तो मैच कर रहे हैं। घर वालों को बुलाया, बॉडी देखी घर वालों ने, और देखने के बाद घर वालों ने शिनाख्त कर ली और कहा कि ये मनोज शाह ही है। इसके बाद बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, परिवार वालों के हवाले बॉडी कर दी गई। लेकिन जैसे ही ये खबर गांव में पता चली कि मनोज शाह का कत्ल कर दिया गया और इस हिसाब से लाशों को, मतलब लाश का इस तरह से हश्र किया गया,
तो ये चीज़ें गाँव वालों ने जब देखी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि मामला एक मंदिर के केयरटेकर का था। इसके बाद अब गाँव वालों ने लाश को जलाने से इनकार कर दिया और कहा कि लाश का अंतिम संस्कार नहीं होगा, और डेड बॉडी को लेकर वो लोग चले जाते हैं NH 27 यानी नेशनल हाईवे 27 पर उस लाश को रखते हैं। रखने के बाद अब धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। अब इधर जब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूले, क्योंकि एक हाईवे जाम था। अब क्या करें? पुलिस वाले समझाने बुझाने आते हैं, लेकिन जैसे समझाने बुझाने आते हैं गांव वालों ने उनके ऊपर भी पथराव कर दिया। एक पुलिस वाले को चोट भी आई। मामला बहुत बढ़ गया। देखते ही देखते पूरे गोपालगंज में इस घटना की गूंज हो गई कि एक मंदिर के पुजारी को इस तरह से मार दिया गया। इधर पुलिस वालों पे प्रेशर पड़ा कि जल्दी से जल्दी इस मामले को आप सुलझाइए, जांच पड़ताल कीजिए। तो पुलिस वालों ने सबसे पहले पूछा कि क्या किसी से दुश्मनी थी, क्योंकि जिस हिसाब से लाश मिली थी, बिना किसी गहन दुश्मनी के ऐसा कत्ल पॉसिबल ही नहीं था। तो जब पुलिस वालों ने पता किया और पूछा तो कई चीज़ें निकल के सामने आई। पहला, कि इस शख्स का और इस मंदिर का कुछ विवाद चल रहा था, क्योंकि एक बगल में पार्वती जी के मंदिर को बनाने की बात हो रही थी। उसको लेके कुछ चंदा और ज़मीन वगैरह की भी बात हुई, तो उसको लेके भी कुछ विवाद है। इसमें अलग अलग जाति का भी एंगल डाल दिया गया, राजनीति भी गर्मा गई, और देखते ही देखते गोपालगंज पूरा इस मामले को लेकर डिस्टर्ब हो गया। लगातार पुलिस वालों पे प्रेशर बनाया जा रहा कि जल्द से जल्द कातिल खोजिए। इधर गांव वाले धरने पे बैठे हैं, क्योंकि लोगों की श्रद्धा का मामला था। पुलिस वालों ने भी अब दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करनी शुरू की, अपने सारे घोड़े खोले और सबसे पहले इस मनोज शाह की कॉल डिटेल को खंगाला, और कुछ फॉरेंसिक टीमें और अलग अलग जगहों पे जब गए और तमाम जब जांच पड़ताल की, तो भी कल की बात है यानी 18 तारीख की, एक लड़की का नाम आता है जिसका नाम था नेहा, जो कि लास्ट कॉल नेहा की थी। अब पुलिस के पास और कोई चारा था नहीं। उन्होंने सोचा कि अब चलो नेहा से ही पूछताछ करते हैं, क्योंकि लोग इधर आक्रोशित थे बुरी तरह। पुलिस वाले जाते हैं और नेहा को उठाते हैं। उठाने के बाद जब उससे पूछताछ करते हैं तो शुरुआत में तो नेहा कुछ इधर उधर की बातें बताती है, लेकिन अंत में टूटती है और दो और नाम लेती है, एक सुनीता, दूसरा अमित। और यहीं से जब पूरी कहानी पूछी जाती है तो ऐसी घिनौनी कहानी निकल के सामने आई, जो वास्तव में जब लोगों ने सुना तो वो भी एक तरह से शर्मसार हो गए। दरअसल कई साल पहले की बात है, जब मनोज शाह के जो फादर थे इस मंदिर के केयरटेकर थे और मनोज शाह अपने लाइफ में बिजी रहता था, तो उस दौरान उसकी मुलाकात नेहा से होती है। अब नेहा से मुलाकात हुई, दोनों के बीच बातचीत हुई, बातचीत आगे बढ़ी, दोनों के बीच प्यार हो गया। इधर नेहा भी जब मनोज को देखती है, मनोज काफ़ी स्मार्ट था, तो बातचीत वो भी करने में पहल करती है। दोनों का अच्छा खासा बॉन्डिंग होता है, अच्छा खासा संबंध होता है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती हैं। मनोज नेहा के प्यार में सीरियस हो जाता है, तैयारी करता है कि नेहा से मेरी शादी हो जाए। लेकिन जब वक्त हालात के थपेड़े दोनों पे पड़ते हैं तो नेहा की शादी कहीं और फिक्स हो जाती है। नेहा के घर वाले उसकी शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं। अब ये बात मनोज को बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन वो करे क्या। इत्तेफाक से नेहा की शादी हो गई, वो अपने घर चली गई। अब जैसे ही नेहा की शादी हुई तो ये बात मनोज को बर्दाश्त नहीं हुई। वो लगातार नेहा पे दबाव बनाने लगा और कहा कि एक काम करो, तुम उसको छोड़ो और मेरे पास आओ। अब नेहा समझाती है कि मेरी शादी हो गई है और इतना आसान नहीं होता किसी को छोड़ के आना, और मुझे यही करना होता तो मुझसे शादी ही क्यों करती। हम दोनों अच्छे दोस्त थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, लेकिन अब वक्त हालात बदल चुके हैं, अब मेरी तुम्हारी शादी हो नहीं सकती, मेरा तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मनोज ना ये सुनने को तैयार था, ना ये मानने को तैयार था। लगातार जिद करता रहा, प्रेशर बनाता रहा, और जब लड़की नहीं मानती तो मनोज एक घटिया रूप अपनाता है। दरअसल इसके कुछ फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स, दोनों के जब पर्सनल मोमेंट थे, वो तमाम चीज़ें मनोज ने अपने मोबाइल में कैद की थी। तो जब नेहा नहीं मानती तो मनोज अब ब्लैकमेल करना शुरू करता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो ये वीडियो, ये तस्वीरें मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा और तुम्हारे ससुराल वालों को बता दूंगा, और जब ये चीज़ें ससुराल वाले जानेंगे तो यूं ही तुम्हें छोड़ देंगे। अब ये बात जब नेहा सुनती है तो सुनने के बाद सन्न रह जाती है, क्योंकि जिस लड़के से भरोसा करके उसने वो तस्वीरें खिंचवाई, आज वही वायरल करने की धमकी दे के अपनी डिमांड्स रख रहा। उसने ये बात फिर अपने मायके वाले यानी सुनीता और अमित को बताई और कहा कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ। इधर मनोज लगातार ब्लैकमेल करता रहा। मंदिर का केयरटेकर बनने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। तो फिर इन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि ऐसे तो ये मानेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको रास्ते से हटा लेते हैं। प्लान के तहत सबसे पहले नेहा अपने मायके आती है और आने के बाद मनोज को फ़ोन करती है और कहती है कि एक काम करो, आओ मिल लो और मिल के कुछ बातें करते हैं। अब ये फ़ोन जब गया तो खुश फ़ौरन भागा भागा पहुंचता है। पहुंचने के बाद अब जैसे ही वहाँ पे जाता है,
ये तीनों लोग इसको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद एक कमरे में बंद करते हैं और बंद करने के बाद अब 10 तारीख से लेके इसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। और शायद ऐसा ब्रूटल मर्डर जल्दी होता भी नहीं। 10 तारीख से इसकी पिटाई शुरू करते हैं, 10 को पूरी रात पूरा दिन इसको मारते हैं, 11 को मारते हैं, 12 को भी मारते हैं और 13 को भी मारते हैं। लगातार इसको मारते रहे, लगातार इसको पीटते रहे, शरीर के एक अंग पे इसको मारा, अलग अलग जगहों पे चोट दिया। उसके बाद फिर ये लगातार चूँकि धमकी दे रहा था, गाली गलौज कर रहा था, तो फिर इसकी जीभ को काटा। जीभ काटने के बाद जो कि ये लगातार कह रहा था कि मेरे पास तुम्हारी कुछ वीडियोज़ हैं, मैं रखा हूँ, तुम देख लो। तो फिर उसी गुस्से में इसकी आंखों को निकाला गया कि जिस आँख से तुमने ये तमाम चीज़ें कही हैं, देखी हैं, उन आँखों को भी निकाल दिया जाएगा। आंखें निकालने के बाद फिर ये हुआ कि तुम लगातार संबंध बनाने का ब्लैकमेल कर रहे हो, तो फिर इस मनोज शाह के प्राइवेट पार्ट को भी काटा गया और अंत में फिर गला काट के इसको मार दिया गया 4 दिन टॉर्चर करने के बाद। और मारने के बाद पहचान छुपाने के लिए चेहरे को तेजाब से जलाने की कोशिश की गई। अब ये तमाम खुलासा जब लोगों के सामने हुआ तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप पास्ट की लाइफ में क्या थे वो मायने नहीं रखता, लेकिन जब आप एक किसी धार्मिक जगह, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, जब आप ऐसी किसी जगह से जुड़ते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेवारी होती है 125 करोड़, अगर आप हिंदुओं की बात करें तो 125 करोड़ हिंदुओं की जिम्मेवारी होती है कि आप उनकी आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, जाने में भी और अनजाने में भी। ऐसे ही मस्जिद के साथ है, आप वहाँ के इमाम हैं, आप वहाँ के मौलवी हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप चाहकर भी कोई गलती नहीं कर सकते, जानबूझ को क्या अनजाने में भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों आपको ऊपर वाले को पाने का एक मार्ग समझते हैं। तो जो लोग बेचारे प्रदर्शन कर रहे थे, एक मंदिर के पुजारी को, केयरटेकर को मारा गया। जब ये पूरी कहानी निकल के सामने आई कि ये आदमी ब्लैकमेल कर रहा था, एक ब्लैकमेलर है, तो फिर लोगों की जो अटूट श्रद्धा थी उस आदमी के पीछे वो टूट गई और लोगों का भरोसा भी टूट गया। खैर, एक सवाल आप लोगों में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कभी भी कहानी के अंत में ये नहीं बताते कि जो आरोपी है उसका हुआ क्या। तो कोर्ट का फैसला आने में कम से कम 2 से 3 साल मिनिमम लगता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात बता रहा हूँ। बाकी तो 10 साल, 12 साल, 15 साल, कभी कभी तो 40 साल। तो या तो अब साल 2000 के पहले की कोई कहानी सुनाऊँ तो ठीक है, नहीं तो ऐसी कहानियों में फिर मुझे बूढ़ा हो जाना पड़ेगा, तब कोई फैसला आएगा। तो ज़्यादा लेटेस्ट कहानियों में फैसले का कोई असर नहीं होता और प्रयास मेरा यही रहता है कि एकदम लेटेस्ट सुनाओ तो शायद आपको फैसला नहीं बता पाता। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।